Welcome to virtual classroom in mode of blended learning, brought to you by DGT, hosted by Nimi Chennai, and this particular session is hosted by NSTA Calicut, Kerala, and my name is Prasad, instructor from NSTA Calicut. हम सब एक साथ जाएंगे आज स्टीम पावर प्लांट में. So the topic is steam power plant today. हम जाएंगे उधर. I request अपना मोबाइल लैंडस्केप में रखना और मैसेजेस जितना कम भेजता था अच्छा होगा. So steam power plant, let us start. शुरू करने के पहले हम बताएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस. So before directly going to steam power plant, we will be just telling about the advantages or importance of electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो पहले कुछ देर डिस्कस करेंगे. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वीनियंट फॉर्म पे है. कन्वीनियंट फॉर्म, एक फॉर्म से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म से और कोई फॉर्म से हम आसान से कन्वर्ट कर सकता है. लाइट एनर्जी जैसा हमारा इल्यूमिनेशन बल्ब वगैरह करने के लिए इट इज वेरी इजी टू चेंज टू लाइट एनर्जी. और फॉर हीट ऑल्सो वी कैन प्रोड्यूस हीट in hot plates, electric irons. It is very easy to convert into heat form. And electromagnetic also, like fans, motors. It is very easy to convert into any other shape. So that is the first advantage of electrical energy. वो बहुत convenient है. एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म से लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वगैरह कोई भी एनर्जी में चेंज करने का बहुत आसान है. और दूसरा कंट्रोल इतना आसान है, ये आसान से ऑफ कर सकता है, ऑन कर सकता है. हमारे पास एक फैन है, सोचो फैन बंद कर सकता है आसान से. तो इट इज इजी. और एक मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए तो भी आसान है. सोचो कोई भी और मैकेनिकल एनर्जी है तो इतना आसान नहीं कर सकता. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजी कंट्रोल है उसमें. और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी तो क्या है, एक जगह से दूसरा जगह तक लेके जाने के लिए बहुत आसान है. सोचो हमारे पास अभी कुछ हीट एनर्जी है इधर मेरे पास, वो इधर से लेके बहुत दूर लेके जाना बहुत मुश्किल हो सकता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट मे बी फॉर हीट एनर्जी फ्रॉम वन एरिया टू मूव टू अनदर एरिया. बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू टावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, आसान है. और वो ही नहीं, वो एफिशिएंसी भी है, एफिशिएंट भी है. वो लॉस कम होगा. इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन वो बहुत एफिशिएंट है. इसका मीनिंग है उसमें लॉस बहुत कम होगा. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चीप होगा. चीप है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बताया तो क्या है, पुराने जमाने पे आप देखा होगा डीजल इंजन का ड्रिवन ट्रेन्स अभी कम होता है. वो कम होते होते क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल रेल्स होता है. ओके, इलेक्ट्रिक ट्रेन से अभी ज्यादा. क्यों? वो ज्यादा इकोनॉमिकल है. डीजल वगैरह खर्चा करने से ज्यादा चीप है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और क्लीन है. इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा क्लीन रहेगा. पोल्यूशन, स्मोक जैसा चीजें बहुत कम होगा. परिस्थिति को वो प्रॉब्लम नहीं करेगा. ओके, सो क्लीन भी है. वो भी बता सकता है ट्रेन के बारे में भी. ट्रेन डीजल इंजन ड्रिवन भी है तो क्या होगा, स्मोक आता है और एनवायरनमेंट को खराब भी करेगा. लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाए तो वो क्लीन होगा. सो पोल्यूशन फ्री है. ऑलमोस्ट इट इज पोल्यूशन फ्री. ओके, इतना सारा एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो हमको बताना है अभी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में. वी आर टेलिंग अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ वी आर कंसर्न्ड मोर अबाउट बल्क पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बल्क पावर प्रोड्यूस करे तो उसको बताता है जनरेटिंग स्टेशन और पावर प्लांट. मेगावाट्स के यूनिट में. हमारा नॉर्मल जनरेटर्स होगा हमारा लैब में, नॉर्मल मॉल्स में
मे बी 100 kVA जैसा होता है केवीए, लेकिन मेगावाट्स में होगा बल्क पावर, मेगावाट्स। एमवीए का अल्टरनेटर होगा। तो ये सब बताता है जनरेटिंग स्टेशंस यानी पावर प्लांट्स, आपको जानता है इसमें क्या होना है, जरूर एक अल्टरनेटर होगा, एक अल्टरनेटर होगा। अल्टरनेटर और इंडिया में प्रोड्यूस करता है, आपको जानकारी है, वो 11 केवी में पावर प्रोड्यूस करता है। 11 केवी है उसका वोल्टेज, इंडिया में प्रोड्यूस करने वाला अल्टरनेटर वोल्टेज है 11 केवी। तो ये अल्टरनेटर्स वोल्टेज यानी पावर प्रोड्यूस करता है। सो उसको चलाना है, उसको चलाने के लिए क्या होगा, प्राइम मूवर होगा। तो ये प्राइम मूवर चलाने के लिए एनर्जी एनर्जी किधर से मिलता है, तो एनर्जी से बताए तो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस है, उसके अनुसार ये पावर प्लांट का नाम भी चेंज होगा। तो पावर प्लांट में अल्टरनेटर होगा और प्राइम मूवर भी होगा। प्राइम मूवर चला के अल्टरनेटर को चालू करेगा और उससे वोल्टेज मिलेगा। और एक बात, इंडिया में कितना है वोल्टेज जनरेटिंग स्टेशन का, 11 केवी में प्रोड्यूस करता है, 11,000 वोल्ट। और प्राइम मूवर देखेंगे अभी, उसको एनर्जी चाहिए। प्राइम मूवर को एनर्जी किधर से मिलेगा, वो कन्वेंशनल सोर्सेस बताए तो, नॉर्मल सोर्सेस बताए तो कन्वेंशनली हम देखेंगे स्टीम पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये बहुत बड़ा क्वांटिटी में पावर प्रोड्यूस करने का पावर प्लांट्स है। वो कन्वेंशनली बहुत सारा नंबर ऑफ ईयर्स से भी काम करता है। तो ये सभी पावर प्लांट को जानकारी हमको लेना है। तो पहले आज हम लेंगे हमारा स्टीम पावर प्लांट में क्या क्या इक्विपमेंट्स है, वो कैसे काम करता है। ओके, सो विल टेल अबाउट स्टीम पावर स्टेशन। नाउ आप देख रहा है स्क्रीन में एक चार्ट है, पाई चार्ट बताता है उसको, और इसमें आप देख सकता है कितना कितना फ्यूल, कितना प्रतिशत पावर देता है। यू आर सीइंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ पावर इन इंडिया वो कोल देता है, गैस देता है। आप देखता है डिफरेंट फ्यूल सोर्सेस, एक है कोल्ड, कोयला बताता है आप कोल्ड, इट इज द मेन सोर्स ऑफ पावर। ओके, थर्मल पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट है इंडिया का मेजर पावर सोर्स। 50 से आगे 54% है कोल का पावर प्रोडक्शन इंडिया में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आरईएस। आरईएस तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस बताता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। वो सन, विंड वगैरह बना के लेता है, ये सोर्स देता है एमएनआरई। एमएनआरई तो कोई और नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का मंत्रालय है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है आरईएस। आरईएस तो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, वो है सन, विंड वगैरह, उससे ऑलमोस्ट 23% हमको मिलता है। ओके, और न्यूक्लियर पावर प्लांट, टोटल कैपेसिटी प्रोडक्शन में 1.9 न्यूक्लियर से मिलता है हमें। और हाइड्रो देख सकता है तो हाइड्रो में 12.4% होता है। हाइडल पावर स्टेशन, पानी डैम में भरा के उधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एंड हमको मिलता है 12.4%। एंड गैस इज द नेक्स्ट आइटम, इट इज गिविंग यू 6.9%। एंड डीजल भी होगा, लिग्नाइट भी होगा, बहुत कम है। डीजल में 0.1% है और लिग्नाइट 1.7% है। सो मेजर पोर्ट इट इज कोल, कोल से प्रोड्यूस करता है। यह है इंडिया का स्टैटिस्टिक्स अभी जो प्रोड्यूस करता है वाला। ओके, तो हम देख सकता है मेजर प्रोडक्शन इट इज बाय कोल। सो स्टीम पावर स्टेशन, इसका और भी नाम है थर्मल पावर स्टेशन। क्या करता है उधर, ये कोयला और कोल, उसको आग लगाता है और उसका हीट एनर्जी, कोल कंबस्टन का, कोल को आग लगा के, कोयला को आग लगा के उसका हीट से हम स्टीम प्रोड्यूस करता है, वाटर को और पानी को। So it is converting heat energy of the coal combustion. So this is happening in steam power plant. Okay, so alternator will be there and steam energy will be produced by heating the water. So to heat the water हमारे लिए मिलता है coal combustion, coal को आग लगा के हमको मिलता है heat energy.
So this is happening in steam power plant. So this is the energy change in steam power plant. अभी आगे देखेंगे स्टीम पावर प्लांट, तो उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। पहले हम बताएंगे एडवांटेजेस। ये कोल आसान से मिल सकता है और उसका खर्चा कम है, उसका कॉस्ट कम है। ओके, तो फ्यूल इट इज हैविंग कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट। ओके, कॉस्ट इज कंपैरेटिवली लेस। ओके, कोल इतना कॉस्टली महंगा नहीं है। और दूसरा है इनिशियल कॉस्ट कम है। इनिशियल कॉस्ट कम है। इनिशियल कॉस्ट तो क्या है, एक नया पावर प्लांट आपको कंस्ट्रक्ट करना है। इफ यू वांट टू इंस्टॉल अ न्यू पावर प्लांट यू विल बी रिक्वायरिंग कॉस्ट एंड इट इज हैविंग लेसर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। उससे पहले रिक्वायरमेंट कॉस्ट कम है, इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है। आप देखा तो और भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह, उसको ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए और उसके ज्यादा इनिशियल कॉस्ट रहेगा। और हाइडल पावर प्लांट सोचो, हाइडल पावर प्लांट उसके लिए डैम जैसा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और रिमोट एरिया पे होगा, उस पे रोड बनाना है, बहुत मुश्किल है। और इनिशियल कॉस्ट हाइडल स्टेशन को जैसा पावर प्लांट को ज्यादा होगा, लेकिन स्टीम पावर प्लांट को इनिशियल कॉस्ट और पहला इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम है। इट इज हैविंग लेसर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एंड अभी सोचो हमारे पास आसपास कोल अवेलेबल नहीं है, अपना राज्य में कोल नहीं है, लेकिन आप फिर भी कोल बना सकता है, क्योंकि एक कोल ट्रांसपोर्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास रेलगाड़ी है, ये रेल ट्रांसपोर्टेशन में आसान है कोल ट्रांसपोर्टेशन। सो ये पावर प्लांट किसी एरिया पे भी डाल सकता है, उधर कोल अवेलेबल या नहीं। क्योंकि सोचो हाइडल स्टेशन किधर रखना होगा, जिधर पानी मिलना ही है। पानी नहीं मिले तो हाइडल स्टेशन चालू नहीं कर सकता, पानी नहीं मिले तो हाइडल स्टेशन नहीं चालू कर सकता। ओके है क्या। तो लेकिन ये स्टीम पावर प्लांट में कोल दूर देश से भी हमको और दूर जगह से भी हमको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से कंपेयर करें तो उसका टोटल स्पेस रिक्वायरमेंट कम है, स्पेस रिक्वायरमेंट कम है उसके लिए। ओके, कंपैरेटिवली लेस स्पेस चाहिए उसको, ये पावर प्लांट को। अभी कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इनिशियल कॉस्ट बताया, पहले इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बताया, इनिशियल कॉस्ट है। अभी कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन उसको बताता है रनिंग कॉस्ट। पूरा हम तो इंस्टॉल कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, अभी चालू कर दिया, अभी डेली रनिंग करने के लिए कितना खर्चा होगा, वो है रनिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ जनरेशन। वो डीजल पावर प्लांट कंपेयर करें तो उसका यूनिट पैसा कम होगा। हम बताता है इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट में, यूनिट के लिए कितना खर्चा होता है, ये यूनिट चार्ज कंपैरेटिवली कम होगा डीजल पावर प्लांट से। ओके, सो एडवांटेजेस बना, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है उसमें। क्या होगा, उसका एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, इट इज क्रिएटिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, स्मोक है, फ्यूम से, उसके लिए ये प्रॉब्लम होगा। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कंपेयर किए तो कॉस्ट ज्यादा होगा। हम तो बताया डीजल पावर प्लांट से कम है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंपेयर किए तो उसका ज्यादा होगा। ओके, सो इट्स ए डिसएडवांटेज, ज्यादा खर्चा ज्यादा है रनिंग कॉस्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। और एक भी प्रॉब्लम है स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम ज्यादा होगा। हम देखें तो हमारा शॉप में कोई जनरेटर अभी सप्लाई गया, हमको आसान से चालू कर सकता है, कोई डीजल का होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा फटाफट कर सकता है। लेकिन एक स्टीम पावर प्लांट में पावर शुरू करना, पावर प्रोडक्शन शुरू करना इतना आसान नहीं है। ओके, क्योंकि हम सीखेंगे वो बॉयलर नाम के एक चीज है। सो बॉयलर शुरू करना कुछ डिफिकल्ट थिंग है। ओके, सो द स्टार्टिंग टाइम इट इज बिट हायर। ओके, अभी किधर हम देखेंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देखना है, स्टीम पावर प्लांट किधर इंस्टॉल करेंगे वो बताने हैं। तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए हमारे लिए, मटेरियल मशीनरी पूरा उसके लिए ट्रांसपोर्ट करना है। और पूरा से पूरा पानी, बहुत सारा पानी भी चाहिए, तो पानी आसपास उसके होना चाहिए, तो हम ये साइट ले सकता है ये स्टीम पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए।
और लैंड है तो कोई लैंड है तो बड़ा वाला मशीन है, ये मशीन का हेवी वेट होगा, ऑपरेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो फाउंडेशन अच्छा होना है, ये ग्राउंड इतना स्ट्रांग रहना है। तो ये लैंड बहुत स्ट्रांग लैंड होना है, नहीं तो उसमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा ये कॉस्ट का इंप्रूवमेंट करने के लिए। सो इट इज रिक्वायरिंग लेस कॉस्ट लैंड ऑब्वियसली एंड बेटर स्ट्रांग लैंड। एंड लोड सेंटर के आसपास आप सोचो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और बड़ा सिटी है, उसके आसपास है तो आसान है, क्योंकि ट्रांसमिशन कॉस्ट हमको कम कर सकता है। तो इट इज द नियरनेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। ये स्मोक वगैरह फ्यूम से स्मोक लगाता है तो डायरेक्टली ये टाउन में और सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो उसका पोल्यूशन रेट ज्यादा होगा, आदमी को प्रॉब्लम रहेगा, कुछ दूर में चाहिए। जनरली मे बी 100 किलोमीटर, 450 to 100 किलोमीटर होगा डिस्टेंस। सो दिस इज द चॉइस ऑफ साइट। ओके, अभी हम देखेंगे ये स्टीम पावर प्लांट का मेन सेक्शंस। ये 6 सेक्शंस बता देंगे हम, एक एक करके बता देंगे, और उसका functioning भी we'll be telling what are the functions of individual things, and namely it is having one item coal and ash handling plant, and next is steam generation plant, steam बनाना है किधर, वो स्टीम जनरेटिंग प्लांट बताता है, और एक टर्बाइन है, ये है प्राइम मूवर, हम हमारा अल्टरनेटर को चलाने वाला चीज है टर्बाइन, हमारे पास अभी है स्टीम टर्बाइन, वो भी देखेंगे। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करता है, आपको बहुत जानकारी है उसके बारे में। और फीड वाटर, वाटर भी चाहिए और पानी भी चाहिए, उसको बताते हैं ये बॉयलर का देने वाला, और फीड करने वाला वाटर उसको बताता है फीड वाटर। और कुछ कूलिंग भी चाहिए, ये इसका अरेंजमेंट होगा कूलिंग अरेंजमेंट, कूलिंग अरेंजमेंट। सो इतना सारा पार्ट्स एक एक करके हमको बताना है, तो अपना मोबाइल लैंडस्केप में मोड में रख दीजिए, पीपीटी अच्छा दिखाने लिए। सो आप देख सकता है पहला लेआउट, डोंट वरी, आप पूरा अच्छा तरह देख लिया तो अभी हम अगले स्लाइड पे आए ज्यादा देखेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट, हम एक एक सेक्शन करके बताएंगे क्या होता है किधर। ओके, अभी एक चीज है अल्टरनेटर। सो पूरा राइट साइड में आप देख सकता है अल्टरनेटर। सो टर्बाइन रोटेट किया तो पावर प्रोड्यूस होगा, और कोई ट्रांसफार्मर से बाहर आता है। ओके, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, जनरेटिंग वोल्टेज हमने बताया 11 kVA, India's generating voltage is 11 kV, it has to be stepped up, maybe 110 kV or 220 kV, it will be stepped up into suitable voltage. So that is a transformer near to the power station known as generating transformer, and उसके बाद आइसोलेटर होगा, सर्किट ब्रेकर होगा, हमारा फाइनल ट्रांसमिशन लाइन भी होगा। ये पूरा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम अल्टरनेटर। ओके, अल्टरनेटर के लिए एक्सेल भी रहेगा। सो ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हम तो देख लिया है अल्टरनेटर का फंक्शनिंग पहले ही। तो ये रहा हमारा एक सेक्शन अल्टरनेटर। और अभी देखेंगे अभी कोल एंड ऐश हैंडलिंग अरेंजमेंट, कोयला और राख से उसका व्यवस्था। ओके, सो दिस इज नोन एज कोल एंड ऐश हैंडलिंग अरेंजमेंट। वी नो वी आर यूजिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द कोल, कोल को आग लगा के उसका हीट एनर्जी हम लेता है। ओके, तो ये कोल बाहर से आता है, वो आग लगाता है, ऐश बनेगा और राख बनेगा, उसके बाद वो बाहर बेचना भी है। सो इसको हैंडलिंग करने का एरिया ही है कोल एंड ऐश हैंडलिंग अरेंजमेंट, कोल एंड ऐश हैंडलिंग। तो कोल स्टोरेज और ऐश स्टोरेज बता सकता है, वो क्या है, कोल स्टोरेज करेंगे हम, हमारा ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन में हो सकता है, ट्रेन में आके ये एक बड़ा एरिया पे रखेंगे स्टोरेज करके, क्योंकि आज कुछ कोल चाहिए, कल भी कुछ कोल चाहिए, तो एक दिन के लिए एक इतना चाहिए, लेकिन एक हफ्ता के लिए, एक महीने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। सो हमको कोल स्टोर करना है, तो ये कोल स्टोरेज एरिया होगा, जिधर बाहर से कोल आता है ट्रेन में वगैरह, और उसको स्टोर करता है। और एक एक डेली यूज के लिए हम उसको ऑपरेट करेंगे कोल हैंडलिंग प्लान में। हम देखेंगे क्या होता है, ये एक पिक्चर बता सकता है, कोई एक प्लान में बहुत सारा जगह ले सकता है, ये कोल्ड स्टोरेज एरिया हो सकता है, स्टोरेज एरिया। ओके, तो कोल्ड स्टोरेज क्या करता है, बल्क क्वांटिटी स्टोर करता है, बल्क क्वांटिटी स्टोर करता है, ये कोल्ड स्टोर करता है बल्क क्वांटिटी में। ओके, तो हमारे पास बहुत सारा कोल्ड स्टोर करना है, उसके लिए
कोल्ड स्टोरेज यूज करता है। ये कोल्ड हैंडलिंग क्या करता है, बाहर से आने वाला कोल्ड बहुत सारा बिगर साइज होगा और उसको क्या करना है तो पल्वराइज करना। पल्वराइज करना आपके लिए एक कीवर्ड होगा और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो, पल्वराइज करना है। तो बाहर से आने वाला कोल्ड बड़ा साइज का होगा, उसको उसको कम साइज का करेंगे, पल्वराइज बताता है वो। आपको पिक्चर देंगे, आगे देखेंगे अगले स्लाइड में, पल्वराइज करेंगे। पल्वराइज करने का आवश्यकता ये है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। वो आग लगे तो सरफेस एरिया पल्वराइज किए तो कम होगा, तो उससे ज्यादा हीट बन सकता है। ओके, सो इट इज हैविंग बेटर एफिशिएंसी। आप देख सकता है बाहर से जो आने वाला कोल लेफ्ट साइड पे है और पल्वराइज करे तो राइट साइड पे मिलेगा। तो ये कौन करता है, कोल्ड हैंडलिंग यूनिट पे जनरली करता है। तो कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड हैंडलिंग है, तो वो कोल्ड हैंडल करके हमारा बॉयलर पे डालता है। वो आग लगाए तो क्या होगा, ऐश। ओके, ऐश होगा और ऐश हमको, और राख होगा, राख को हम बाहर देना है। आज का पहले स्टोर करेंगे और पूरा राख बाहर में फिर स्टोर करेंगे, उसको बताएंगे ऐश स्टोरेज एरिया। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ कोल्ड एंड ऐश हैंडलिंग एरिया। ओके, अभी हम जाता है स्टीम जनरेटिंग सेक्शन पे। स्टीम जनरेटिंग सेक्शन में, तो स्टीम जनरेटिंग सेक्शन पे जाए तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बॉयलर। ओके, तो हम देखेंगे बॉयलर, तो एक राउंड जो देखता है वो ही बॉयलर। ओके, वो है बॉयलर। तो ये बॉयलर के अंदर क्या आता है, तो बॉयलर के लिए क्या क्या चाहिए। ओके, सो बॉयलर है स्टीम जनरेटिंग पार्ट का हार्ट, हार्ट है और मेन पार्ट है ये बॉयलर। तो बॉयलर के लिए क्या क्या चाहिए, कोल चाहिए, हमने बता दिया कोल आएगा। और क्या चाहिए, पानी चाहिए। सो वाटर आल्सो इज अवेलेबल टू द बॉयलर। ओके, एंड एयर, एयर आल्सो शुड बी देयर। एयर वाटर दोनों का मिक्सचर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो बॉयलर ये करता है उसके अंदर आने वाला पानी और हवा को हीट करता है कोल के फायरिंग से। सो ये है बॉयलर। ओके, सो बॉयलर का इनपुट हमको जानता है, कोल देना है, एयर एंड वाटर देना है। ये दोनों सेपरेट सेपरेट कंपार्टमेंट होगा, एक ही जगह में नहीं होगा। ओके, आपको जरूर पहचानता है। तीन आइटम्स इनपुट आता है बॉयलर के अंदर, आता है तीन चीज, एयर वाटर एंड कोल। ये वाटर और एयर का मिक्सचर को हीट करके स्टीम बनाना है। एयर क्यों करता है, तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, उसको एयर भी देना है जरूर। तो कोल के फायरिंग से एयर वाटर मिक्सचर को हम क्या करता है, उसको स्टीम बनाएंगे बॉयलर में। तो ये बॉयलर का एक पिक्चर है, अंदर आग लगाता है, बहुत सारा पार्ट्स है, अभी बाद में बताएं क्या क्या सभी चीज। तो ये बॉयलर का पिक्चर ऐसा हो सकता है, बहुत सारा बॉयलर है, एक बॉयलर अभी देख सकता है बॉयलर। ओके, बॉयलर का अंदर जा क्या क्या पार्ट जाता है, अब देखा, कोल्ड, पानी और एयर, ये बॉयलर है। अभी हम देखेंगे बॉयलर से क्या बाहर जाता है, बॉयलर से क्या बाहर जाता है। तो एक अभी ही बताया ऐश हैंडलिंग होगा, तो ऐश और राखा बाहर जाता है। सो ये जगह पे एक चीज तो बाहर आ गया, सही हो गया। अभी मेन आउटपुट इट इज स्टीम, बॉयलर का मेन आउटपुट हो गया स्टीम। ये ऊपर वाला रेड कलर में दिखता है स्टीम। स्टीम किधर जाना है, आपको जानता है टरबाइन जाना है, तो इट विल बी गोइंग टू द टरबाइन। द स्टीम प्रोड्यूस्ड अभी जाता है टरबाइन में। तो ये स्टीम का प्रेशर, स्टीम कैसे रहेगा, अभी वो बहुत तेज हाई टेम्परेचर में ही रहेगा, हाई प्रेशर में रहेगा। बॉयलर से आउटपुट आने वाला स्टीम बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रहेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेगा। बहुत हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर will be making the turbine rotating. Okay, so the boiler output is, or main output itself is steam. स्टीम हाई टेम्परेचर भी है, हाई प्रेशर भी है। सो ये एक वाल्व भी होगा, वाल्व के द्वारा वो टरबाइन जाता है, वाल्व कंट्रोल करता है कितना क्वांटिटी उधर जाना है, तो वाल्व से जाएगा। ओके, अभी आपको एक कीवर्ड भी बता सकता है, इधर एक भी चीज है उसमें, आप देख सकता है, शायद आपको रीड नहीं सकता, अपना मोबाइल में बता दूंगा, वो ही सुपर हीटर। सुपर हीटर,
ओके, इट इज नोन एज सुपर हीटर। तो सुपर हीटर किधर है? बॉयलर और टरबाइन के बीच में है सुपर हीटर। बॉयलर से जो आने वाला स्टीम सुपर हीटर में ज्यादा हीट करेंगे। ओके, तो क्या होगा? उसका वेटनेस कम होगा। Okay, the wetness of this item will be reduced. Some content of water, or it will be moist content. Okay, so wetness will be reduced by drying out. Okay, wetness will be reduced. So boiler से output आने वाला चीज है स्टीम, उसका भीगा होगा पहला स्टीम, उसको ड्राई करना है। ये ड्राई करे तो टरबाइन अच्छा रन करेगा और उसका कोरोशन कम होगा। ये वेट हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारा नंबर ऑफ ईयर्स चालू हो गया तो उसका कोरोशन हो सकता है, ये ब्लेड खराब हो सकता है। तो जरूर है ये जो आने वाला स्टीम को ड्राई करने का। सो सुपर हीटर वो ही काम करता है, ये भीगा पार्ट उससे रिमूव करता है, वेट कंटेंट रिमूव करता है। सो ये है मेन पार्ट आउटपुट द स्टीम। ओके, सो आपको अभी जानकारी होना चाहिए सुपर हीटर क्या करता है। सुपर हीटर रिमूव्स द वेट कंटेंट, भीगा पार्ट जिसमें होगा स्टीम में वो रिमूव करता है टरबाइन से आने से पहले। क्यों? वो ऐसा ही जाने दिया तो टरबाइन का ब्लेड खराब हो सकता है, कोरोड हो सकता है। ओके, सो बाल ऐसा आ गया। और नीचे एक वर्ड भी आप देख सकता है, फ्लो गैस। फ्लो गैस, फ्लो गैस क्या करता है? फ्लो गैस आप देख सकता है उसका पिक्चर, ये है फ्लो गैस। ये चिमनी से बाहर आता है, चिमनी। ओके, ये देखता है चिमनी और बाहर आता है कुछ चीज, वो है फ्लो गैस। तो फ्लो गैस का रास्ता भी आप देख सकता है, चिमनी से द्वारा बाहर जाता है। ओके, तो हम बॉयलर ऑपरेट किए तो उस पर स्टीम होगा, उसके साथ साथ क्या होगा? फ्लो गैसेस आल्सो विल बी क्रिएटिंग। ओके, सो द बॉयलर विल बी प्रोड्यूसिंग steam and together with flue gases, and the flue gases it is going through chimney. Flue gases चिमनी द्वारा बाहर जाता है। ओके, हम देखेंगे ये जाने के समय इट इज गोइंग थ्रू वन आइटम, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये नाम आप सुन लीजिए, ESP। आप कोई फैक्ट्री में ज्वाइन किए तो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग सम फैक्ट्री यू विल बी seeing this item everywhere, maybe ESP, it is known as electrostatic precipitator। ESP क्या है? तो ये बाहर जाने वाला गैस को अच्छा करना है, बहुत सारा पोल्यूटेंस होगा, ये डायरेक्टली बाहर दिया तो वो खराब करता है हमारा एनवायरमेंट को। ओके, तो उसको क्लीन करना है, ये गैस को क्लीन करने के लिए हम ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करता है। तो चिमनी के पहले ही ये होगा electrostatic precipitator। So the electrostatic precipitator is to remove away the bad pollutants in the gas। Okay, now we are going to see the feed water। हमारा बॉयलर के अंदर पानी भी चाहिए, we need feed water to the boiler। There were 3 items to the boiler: air, water and cold। So we'll be telling about water now, it is known as feed water। ये feed water ये पिक्चर में किधर है? इधर है, this is the feed water area। okay, let us see उसमें क्या क्या है। feed water, तो feed water generally it is taking from a river। feed water कोई रिवर से लेता है, नहीं तो बड़ा वाला टैंक भी रहेगा। ओके, तो बहुत सारा क्वांटिटी में पानी चाहिए हमें। सो रिवर से क्या लेंगे? पानी लेंगे। सो फ्रॉम द रिवर वी विल बी टेकिंग द वाटर। ओके, कौन लेता है? देयर विल बी अ पंप फॉर फीडिंग द आइटम, डेफिनेटली वाटर पंप, देयर विल बी अ फीड वाटर पंप। Okay, so this is the feed water pump where I mark right, it is the feed water pump and it will be heated, and after the pumping it will be heated। Here the feed water will be heated। एक बार पंप चालू किया तो पानी आएगा, ये पानी बॉयलर के अंदर जाने के पहले ही उसको हीट करना है। क्यों हीट करना है? हीट नहीं किया तो वो बॉयलर का एफिशिएंसी कम होगा। तो फीड वाटर हीटर है इसका नाम। The efficiency of the system is increased by heating the feed water। Okay, so the feed water will be heated, and on the way
it is going through one item, it is known as economizer. It is known as economizer. अभी आप ज्यादा बिगर देख सकता है, it is known as economizer. So यही feed water का रास्ता. This is the way of feed water. It is going through feed water pump and feed water heater, and it will be going through one item known as economizer. Okay, economizer actually हमारे पास कुछ फ्लू गैसेस है. आपने पहले देख लिया फ्लू गैसेस. फ्लू गैसेस में हीट अभी भी है. द फ्लू गैसेस ऑलरेडी इज हैविंग हीट. ओके, सो दिस economizer इज ऑन द वे ऑफ फ्लू गैसेस. हमारा फ्लू गैसेस जिधर जाता है उसे रास्ते पर कोई कंपार्टमेंट, कोई चेंबर हम देंगे, कोई चेंबर हम देंगे और चेंबर में हमारा फीड वाटर डालेंगे. तो क्या होगा, बाहर से ये फ्लू गैसेस का हीट हम लेंगे इकोनोमाइजर में. तो ये इकोनोमाइजर क्या करता है? इकोनोमाइजर ये करता है, फीड वाटर के रास्ते में फ्लू गैसेस से हीट लेके वो ज्यादा हीट होता है. तो इकोनोमाइजर क्या करता है, बॉयलर के रास्ते में फीड वाटर को ज्यादा हीट करना है, ये हीट फ्लू गैसेस से लेता है इकोनोमाइजर. ओके, सो इकोनोमाइजर का ऑपरेशन भी आप अभी जानकारी है. इट इज द फीड वाटर एरिया. सो इन द फीड वाटर एरिया यू विल बी हैविंग feed water pump, feed water heater and economizer. And there be one more thing, एक और भी चीज है, उसका नाम है feed water treatment chamber. अभी बाहर से लेता है पानी, we are taking the water from river and all, it may not be that much clean. उसको क्लीन करना है और उसमें ज्यादा एसिडिटी और बेस क्वालिटी होगा, वो रिमूव करना है. उसके लिए वो ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि वो क्लीन नहीं किया तो और ट्रीटमेंट नहीं किए तो साल ऑपरेट किए तो हमारा बॉयलर के नीचे बहुत सारा स्लज जाता है, उसका नाम है स्लज. बहुत सारा मड जैसा चीज आता है, दैट इज नोन एज sludge. And to prevent that item, we are cleaning or treating the water. The water, feed water will be treated by water treatment chamber. Okay, so this is effectively the feed water item. So from the feed water starts from the river, it is going through water treatment chamber, and it is going through feed water pump, and after that feed water heater and economizer, finally to the boiler. Okay, और एक चीज जैसे भी आएगा पानी हम बताएंगे. एक जगह है हमारा कंडेंसर नाम के एक चीज है. कंडेंसर क्यों है, किसके लिए, बताएंगे बाद में. सो कंडेंसर के आउटपुट से है हमको कुछ पानी मिलेगा. कंडेंसर के आउटपुट से हमको कुछ पानी मिलेगा, वो पानी भी हम फीड वाटर में डालेंगे. ओके, ये कंडेंसर एक और चीज से, ये टर्बाइन के बाद उधर से भी पानी मिलेंगे हमको. वो पानी भी एक पंप के द्वारा, बाय द guidance of this pump, that also will be sent to the feed water item. So the feed water will be taken from river as well as from condenser. So this is the feed water, यही feed water. Okay, अभी air, the next item is air. अभी हमको air चाहिए, बाहर से air चाहिए हमारा boiler में. We need air to be pumped into the boiler and it should be hot. जो boiler में आने वाला air ज्यादा heat होने वाला चाहिए. तो वो एयर प्री हीटर के मदद से हीट करता है. ओके, वी विल बी हीटिंग दैट विद हेल्प ऑफ एयर प्री हीटर. देयर इज अ चेंबर व्हिच इज नोन एज एयर प्री हीटर. अगेन दैट बी टेकिंग द हेल्प ऑफ फ्लो गैस. इधर भी फ्लो गैस का हीट लेंगे. तो एयर प्री हीटर क्या करता है, एयर प्री हीटर बॉयलर के अंदर आने वाला एयर को हीट करता है. ओके, किसके मदद से, ये फ्लू गैसेस के मदद से. फ्लू गैस का पिक्चर आपने पहले देखा, चिमने से बाहर चलने वाला, वो उसके रास्ते से वो फ्लू गैस का हीट लेता है और दैट हॉट एयर बॉयलर में आएगा. सो दिस इज द एयर प्री हीटिंग एरिया. ओके, सो ये एयर किधर से लेता है, एक फैन होगा बाहर. ओके, एक फैन है, दैट इज नोन एज फोर्स्ड ड्रॉट फैन. एफडी फैन बताता है, फोर्स्ड ड्रॉट फैन. एंड चिमनी के नीचे एक फैन भी होगा, उसका नाम है इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन, आईडी फैन. ओके, बताएंगे उसके बाद उसके बारे में. अभी एफडी फैन एंड आईडी फैन. आप कंपनी में और कोई और बॉयलर होने वाला इंडस्ट्री में जाए तो आप जरूर ये देखेगा, उधर इतना ही बताता है आईडी फैन एंड एफडी फैन. आपको अपना बॉस बताएंगे तो एफडी फैन चेक करना है, मेंटेनेंस करना है तो एफडी फैन क्या है और आईडी फैन क्या है वो बताएंगे अभी. ओके, एफडी फैन फोर्सिंग करता है.
ये हमारा फर्नेस देख सकता है, ये बॉयलर और फर्नेस, बॉयलर और फर्नेस रहेगा। उसके अंदर पानी, सॉरी पानी नहीं, ये हवा दाना है। ये फर्नेस के और बॉयलर के अंदर वी शुड बी सेंडिंग एयर, सो वी आर फोर्सिंग एयर टू गेट इनसाइड। सो उसको बताता है फोर्स्ड फैन, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन और फोर्स्ड ड्रॉट फैन। सो आपको फोर्स करके हवा को अंदर जाता है, लेता है, उसको बताता है फोर्स्ड ड्रॉट फैन। और फर्नेस में यूज करने के बाद किधर जाना है, इसी रास्ता पे जाके चिमनी से बाहर जाना है। तो ये चिमनी के नीचे एक और भी फैन लेगा, उसका नाम है आईडी फैन, इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। इंड्यूस करता है, सो वो फोर्स निकलता है फर्नेस के अंदर से बाहर, चलने का रास्ता देखता है, उसको बताता है आईडी फैन। वो प्रेरित करता है, ये हवा को बाहर जाने का प्रेरित करता है। सो दिस इज हैपनिंग for the force dot for FD fan and ID fan. So you should be knowing where ID fan will be. It is near to the chimney. What it is doing? It is taking the air from furnace to go throughout the chimney. And what is FD fan doing? It is giving air to the furnace or boiler. So FD fan and ID fan. Now we'll be seeing the total picture of the steam generating plant. हम तो बताया ये दूसरा सेक्शन था हमारा steam generating plant, उसमें होगा boiler, superheater, economizer and air preheater। ये चार चीज का रिक्वायरमेंट्स अभी हमने बताया क्या क्या है। सो ये चार चीज लेके बताता है स्टीम जनरेटिंग प्लांट। ओके, सो सुपर हीटर, इकोनॉमाइजर एंड एयर प्रीहीटर कॉम्पोनेंट से बॉयलर के लिए मदद करने के लिए। ओके, नाउ you are knowing what it is doing. Actually the superheater, economizer and air preheater will be taking the help of flue gases. Okay, क्यों करता है ऐसा, फ्लू गैसेस से क्यों लेना है? फ्लू गैसेस अभी भी हीट है, वो हीट हमको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। वो पूरा हीट यूटिलाइज नहीं किया तो क्या होगा, वो वेस्ट होगा, हमारा एफिशिएंसी कम होगा। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये यूज करता है। ओके, इकोनॉमिक्सर क्यों यूज किया, एक और बात बता देंगे। तो हमारा फीड वाटर है, फीड वाटर बॉयलर में आने के पहले उसको हीट करना है इकोनॉमिक्सर। फीड वाटर बॉयलर में आना है तो ये फीड वाटर को हीट करना है इकोनॉमिक्सर। तो इकोनॉमाइजर हीट लेता है किधर से, फ्लू गैसेस से। फ्लू गैसेस चिमनी जाता है डायरेक्टली, ये जाने के रास्ते से फ्लू गैसेस से हीट लेता है और ये पानी को हीट करता है, वो ही इकोनॉमाइजर का फंक्शन। ओके, ऐसा एयर भी हीट करेंगे एयर प्री हीटर में। नाउ दीज आर द ऑपरेशन ऑफ बॉयलर एंड सुपर हीटर जो हमने बताया, उसका ऑपरेशन अभी रीड करने का जरूरत नहीं है, हमने जो बताया है। ओके, फीड वाटर पूरा जानकारी। अभी टरबाइन के बारे में और कुछ भी बता देंगे। टरबाइन हम सिंपल से सोचे तो एक सिंगल ब्लेड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टीम पावर प्लांट में जनरली एफिशिएंसी बहुत कम है। ओके, हम सोचे तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एफिशिएंसी जनरली 80% ऐसा होता है, लेकिन स्टीम पावर प्लांट और मैकेनिकल सिस्टम का एफिशिएंसी जनरली कम होगा। लाइक कोई एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तरीका नहीं ले लिया तो 25% ही होगा हमारा एफिशिएंसी स्टीम टरबाइन का। मतलब क्या है, हम जितना कोल आग लग दिया उसका एनर्जी कितना है, उसका 25% ही हमको बाहर इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ओके, हम पूरा कोल आग लगा दिया 100% सोच लो, उसके लिए एनर्जी 100% चाहिए, लेकिन हमको बाहर मिलता है इलेक्ट्रिसिटी 25%। सो एफिशिएंसी बहुत कम है। सो एफिशिएंसी हमको इंक्रीज करना है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर दिया, आप फ्लू गैस से हीट निकला। ओके, वो एक तरीका था। अभी टरबाइन में भी कुछ काम करना है, उसमें 3 सेक्शन रखेंगे। ओके, टरबाइन एक ही होगा लेकिन उसमें 3 सेक्शंस होगा, उसको बताएंगे हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर एंड लो प्रेशर। हाई प्रेशर प्रेशर जो ज्यादा है, और मीडियम प्रेशर बताएंगे उसको आईपी बताएंगे, इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर, फाइनली लो प्रेशर। तो ये टरबाइन में 3 सेक्शंस होगा, एक ही टरबाइन लेकिन 3 सेक्शंस होगा। आप ऐसा नहीं सोचना सेपरेट सेपरेट जगह है, लेकिन एक ही शाफ्ट में होगा पूरा। ओके, पहला जो अंदर आता है वो एचपी और हाई प्रेशर में टरबाइन आएगा, हाई प्रेशर टरबाइन आएगा और उससे बाहर भी चलेगा।
ओके, वो स्टीम क्या करेगा, वो फिर भी हीट करेंगे उस वो प्रोसेस को हम बताएंगे रीहीटिंग। अब शायद रीड कर सकता है, इधर एक रीहीटर का लेटर लिखा है, आप पढ़ना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रीहीटर होगा क्या। हाई प्रेशर में पहले स्टीम देता है, हाई प्रेशर ब्लेड से बाहर आता है स्टीम, और स्टीम अभी एक बार और हीट करेंगे, रीहीट करेंगे, और हम क्या करेंगे, वापस इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन को दे देंगे। ओके, सो इंटरमीडिएट प्रेशर दे देंगे, उसके बाद स्टीम वापस आएंगे और बाहर आएंगे, उसको अभी लो प्रेशर सेक्शन में डालेंगे। So generally, it is going through three sections in the turbine. The names are SP, IP, and LP. High pressure, intermediate pressure, and low pressure. क्यों करना है? ये सिस्टम का efficiency और generally ये steam turbine का efficiency बढ़ाने लिए. Okay, so the steam plant, it is having comparatively lesser efficiency, generally 25%. After using the flue gases and like these sections in the turbine, we can increase it up to 35 or 45%. ओके, मैक्सिमम इट इज 50%, मैक्सिमम 50% ही मिलेगा, ऐसा पावर प्लांट में मैक्सिमम जैसा 50% ही मिलेगा, इतना यूज करके भी। ओके, सो एफिशिएंसी बढ़ाने लिए ऐसा है। तो प्रैक्टिकल टर्बाइन्स ऐसा है, कम डायमीटर वाला सेक्शन बनाएंगे एचपी और टर्बाइन, और मिडिल वाला होगा आईपी, और द हायर सेक्शन और लार्जेस्ट डायमीटर विल बी द low pressure section of the turbine. Okay, so these are the turbine sections. Now we'll be seeing the cooling arrangements. We'll be seeing cooling arrangement the system. So again we'll be seeing the cooling section. This is a total layout. ये पूरा layout है system का। इस ये section पे है cooling section. Okay, cooling section ये इधर रहेगा। तो cooling section का आवश्यकता क्या है वो पहले बताएंगे हम। cooling section का आवश्यकता क्या है? सो जो ये टर्बाइन के अंदर कैसा स्टीम आता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ओके, इनपुट है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, वो टर्बाइन को रोटेट करता है। तो ये टर्बाइन का एफिशिएंसी इतना हाई होगा जब उसका आउटपुट का टेम्परेचर कम हो गया तो। ओके, when the temperature output of the steam turbine, when it is less, the efficiency of the turbine will be very very high, comparatively high. So cooling, it is given to increase the efficiency. What is cooling done? Cooling is given to increase the system efficiency of the turbine. तो हमारा टर्बाइन का इनपुट स्टीम का प्रॉपर्टी क्या है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो बाहर आने वाला चीज को हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे। ये एक बार टर्बाइन का रोटेट किया तो उसको प्रेशर कुछ कम आएंगे, उसका टेम्परेचर भी और लोअर करना है और कम करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे एक कंडेंसर को। दिस कंडेंसर इज टू यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द आउटपुट स्टीम इन द टर्बाइन। ओके, अब देखेंगे अभी ये क्या क्या है इस चीज में। ये पिक्चर में आप देख सकता है बॉयलर। ओके, तो बॉयलर से बाहर आता है स्टीम, रेड दिया है क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा प्रेशर होगा। ओके, सो ये टर्बाइन को रोटेट करता है, टर्बाइन को रोटेट करता है, और बाहर आने वाला भी टेम्परेचर रहेगा कुछ। ओके, ये स्टीम किधर जाता है, हमारा कंडेंसर में। तो ये सेक्शन ऐसा वापस आएंगे फीड वाटर पंप जैसा। ओके, ये रहा हमारा कंडेंसेटर पंप पहले, और दूसरे स्लाइड में हम फीड वाटर सेक्शन में हमने बताया देयर इज एन आइटम नोन एज कंडेंसेटर पंप। ओके, सो वो बताएंगे कंडेंसेटर पंप। ये कंडेंसेट कर दिया, सो जो बॉयलर से आता है स्टीम, इसको कूल करेगा। स्टीम कूल करे तो क्या होगा, स्टीम कूल करेगा तो पानी होगा, है क्या। स्टीम कूल करेगा तो पानी होगा, तो पानी हम निकल के किधर जाना है, बॉयलर। सो ये रास्ता है कंडेंसेट पंप। ये कंडेंसेट पंप हमारा फीड वाटर पंप में जुड़ा है और बॉयलर पे जाएगा। तो ये लेफ्ट सेक्शन और एक बार बताएंगे हम। बॉयलर से हॉट स्टीम बाहर आता है और काम करेगा स्टीम टर्बाइन को। सो स्टीम टर्बाइन से बाहर आने वाला स्टीम में भी अभी क्या होगा, ज्यादा हीट होगा। ये हीट इट विल बी टेकन अवे बाय द कंडेंसर। ओके, so the steam from the turbine
it will be hot. That hotness will be taken away from the condenser. तो कंडेंसर वो ले लेंगे, तो कंडेंसर क्या करेंगे, स्टीम कूल करके पानी बनाएंगे. ओके, सो एक सर्क्यूट बता सकता है स्टीम सर्क्यूट इसी रास्ते पे. ओके, अभी दूसरा सेक्शन है, ये एक कूलिंग टावर है. कूलिंग टावर है, ये कंडेंसर है. तो दोनों सेक्शंस डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, सेपरेट सेपरेट सर्क्यूट है. तो क्या करता है, ये कूलिंग टावर में कुछ पानी चल के ही रहेगा. ओके, सम वाटर विल बी circulated through the condenser. So the condenser will be having some tubes that will be circulating water. तो पानी इसमें पूरा रोटेट करते ही रहेगा. सो ये पानी क्या करता है, ये पानी लेता है हमारा स्टीम का टेम्परेचर को. सो कूलिंग टावर जाता है हमारा पानी, and there will be spraying water. Okay, so the tubes collecting water will be sent into the cooling tower, and the cooling tower will be removing the heat by spraying water. Okay, अभी एक बार बता देंगे क्या होता है कंडेंसर में. कंडेंसर के स्टीम आता है इसी साइड पे, कोई ट्यूब रहेगा, और इसी जगह पे कोई और ट्यूब रहेगा, उस ट्यूब में पानी रहेगा. ओके, ये पानी कूलिंग टावर पे जाता है. ये कूलिंग टावर पे जाता है तो क्या होगा, ये कूलिंग टावर पे वाटर स्प्रे करेगा ये ट्यूब को, तो वो कूल होगा. ये कूल होगा और कुछ वेपर ऊपर जाएगा. तो कूलिंग टावर से बहुत सारा वेपर और वाटर वेपर बाहर आता है. सो ये स्टीम टर्बाइन से जो आता है बाहर, उसका टेम्परेचर कंडेंसर कम करता है. So the condenser is to reduce the temperature of steam output from the turbine. Okay, so this is the happening of cooling tower. Okay, cooling tower again will be taking some पानी रिवर से पानी इधर भी लेंगे. तो कंडेंसर से हीट लेता है, स्टीम का हीट कंडेंसर लेता है. सोचता हूं आपको समझ में आ गया. अभी हम देंगे एक और चीज में. अब देखें तो इसको एक ग्राफ देख दिया है मैंने. क्या है इसमें ग्राफ में, आप देख सकता है लेफ्ट साइड में क्या है. लेफ्ट साइड में पावर प्लांट का कैपेसिटी है. लेफ्ट साइड में पावर प्लांट का कैपेसिटी है. ओके, एंड इन द एक्स एक्सिस यू विल बी सीइंग द टाइम. टाइम तो सुबह से लेके मे बी 12 midnight to the next 12 midnight will be seeing the x axis. Okay, so what is happening, कोई पावर प्लांट रहेगा, मे बी आपका स्टेट में सोचो, इसमें एक ही जनरेटर नहीं बहुत सारा जनरेटर होगा. ये ग्रिड बताता है, ये बहुत सारा पावर प्लांट कुल मिला के काम करता है, तो इतना ज्यादा पावर देता है, उसको मेगावाट में आता है. ओके, सोचो अपना स्टेट है, अपना स्टेट में बहुत सारा जनरेटिंग स्टेशन भी होगा, ये जनरेटिंग स्टेशन से बहुत सारा पावर भी प्रोड्यूस करता है. ओके, उसका ग्राफ है पावर और टाइम के बीच में. सो ये रहा टाइम, राइट साइड में आप देखता है, और एक्स एक्सिस में टाइम है, और लेफ्ट साइड और एक वाई एक्सिस में आप देख सकता है पावर. सो ये ग्राफ क्या जानकारी देता है आपको, एट 12 AM आप देखो इधर 12 AM है, तो 12 AM है तो क्या होगा, उसमें कुछ फिक्स्ड पावर है, इतना पावर यूज करता है. तो जो 100 मेगावाट है, सोचो 100 मेगावाट है, 100 मेगावाट हो गए. सो in the midnight 12 o'clock it is creating 100 megawatt. Okay, and at maybe here at 8 o'clock morning, 8 o'clock, okay, let us say it is having the maximum power usage हो गया. okay, मेरे को बता सकता है वो हो गया मे बी 300 मेगावाट. 300 megawatt at 8 AM in the morning. ओके, और ये देख सकता है
सुबह दोपहर को 12 बजे वो कम हो गया, मे बी 250 जैसा कम हो गया, और मे बी इन द इवनिंग शाम को 6 बजे और भी इंक्रीज हो गया 275 जैसा। ओके, और फिर भी रात 12 बजे को फिर भी वापस आता है हमारा 100 मेगावाट में। तो ये मीनिंग क्या है इसमें? इसमें ये ब्लू कलर में कुछ लोड देखता है 100 मेगावाट। 100 मेगावाट इतना पावर स्टेशन में सभी समय रहता है। 100 मेगावाट और कुछ मेगावाट पूरा पावर प्लांट में सभी समय रहेगा, पूरा समय रहेगा। ओके, तो 100 मेगावाट हमारे स्टेट में, हमारा राज्य में पूरा समय है, सोचो। तो मैं एग्जांपल बताया वो 100 मेगावाट है। तो ये लोड हम बताएंगे बेस लोड, ये स्टेट का बेस लोड और अपना राज्य का बेस लोड 100 मेगावाट है। ये पूरा समय रहेगा, मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक और आफ्टरनून 6 ओ क्लॉक और दोपहर 12 बजे जो भी लोड हो, मिनिमम 100 वाट रहता है, उसको बताएंगे बेस लोड। ओके, ये है बेस लोड हो गया। अभी सोचो डिफरेंट टाइम में चेंज करता ही रहता है, मे बी एट 8 ओ क्लॉक मैक्सिमम हो गया, और मे बी 12 बजे को और दोपहर 12 बजे कुछ कम हो गया, और शाम को 6 बजे हमको जानता है ज्यादा पावर लेता है, उससे हमें कुछ वापस आ गया। तो ये पूरा लोड टाइम के अनुसार, टाइम के अनुसार चेंज करता है, टाइम के अनुसार चेंज करता है। तो ऐसा लोड को हम बताएंगे पीक लोड। ओके, सो ये दोनों लेके हम बताएंगे डेली लोड प्रोफाइल, डेली लोड प्रोफाइल। ओके, सही कहा आपने, फ्लक्चुएटिंग लोड है। ओके, फ्लक्चुएटिंग लोड है, इसका नाम है डेली लोड प्रोफाइल। हम इधर बताने का आवश्यकता क्या है वो बताएंगे अभी। ओके, अपना स्टेट में सोचो, ये लोड प्रोफाइल मिल गया आपको। लोड प्रोफाइल में क्या क्या होगा? बेस लोड होगा। बेस लोड तो क्या है? वो होने वाला मिनिमम लोड, जो भी समय हो उसमें मिनिमम कोई लोड होगा, वो होगा बेस लोड। और समय के अनुसार चेंज करने वाला लोड है, वो बताएगा पीक लोड। ये दोनों कुल मिला के हम बताएंगे 12 टू नेक्स्ट 12, इट इज नोन एज डेली, क्योंकि ये एक 24 आवर्स का चार्ट है, वो बनाएंगे डेली load chart. It can be weekly load profile, it can be monthly load profile, and it can be yearly load profile. Okay, depending on the time. Now we are given 24 hours. That is the reason it is known as daily load profile. So daily load profile में अभी आपको जानकारी है क्या है पीक लोड, क्या है बेस लोड। अभी हम बताएंगे ये बेस लोड और हमारा स्टीम पावर प्लांट क्यों रिलेटेड है। सोचो हमारा स्टीम पावर प्लांट शुरू करना है और चालू करना है। ओके, ये स्टीम पावर प्लांट चालू करना है तो अब क्या चालू करना है? पहले बॉयलर। ओके, बॉयलर चालू करने के लिए कुछ समय लगेगा। ओके, कुछ समय लगेगा तो कुछ घंटे ही लगेगा, जैसा 6 hours to 8 hours, इट मे टेक 6 hours टू मेक द स्टीम इन अ प्रॉपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कुछ टाइम लेगा। सो सोचो अभी हमको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए बताए तो अभी नया नया शुरू नहीं कर सकता, स्टीम पावर प्लांट सडनली शुरू नहीं कर सकता। एक एग्जांपल बता देंगे, आपके पास एक डीजल जनरेटर सेट है, अपना लैब में होगा, कोई शॉप में दिखा होगा, पावर बंद हो गया तो क्या करेंगे हम? फटाफट निकलेंगे हमारा डीजल जनरेटर सेट, उसी समय शुरू कर सकता है। ओके, कोई प्रॉब्लम है, इतना आसान से शुरू कर सकता है डीजल इंजन को और डीजल पावर स्टेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन ये स्टीम पावर प्लांट को आसान से शुरू नहीं कर सकता, तो उसके लिए लगेगा टाइम, मिनिमम 6 hours। सो इट इज कंटिन्यूसली ऑपरेटेड। ये स्टीम पावर प्लांट वो ऑपरेट करेगा पूरा टाइम में, पूरा टाइम ऑपरेट किए तो उसको लोड कंटिन्यूसली देना पड़ेगा। सो दिस टाइप ऑफ स्टीम पावर प्लांट will be known as base load power plants, base load power plants. Okay, and diesel power plants will be known as peak load power plant because it is operated when power is required. ज्यादा पावर चाहिए तो डीजल चलाएंगे, लेकिन ये स्टीम पावर प्लांट पूरा समय नहीं चल सकता, उसके लिए क्या करेंगे हम? will be rotating like doing the steam power plant like this. Okay, so this is happening in the base load plant.
So hope you understood this item. Yes, मतलब यही है, steam power plant almost it will be working, run करता ही रहेगा, and diesel power plant no, तो वो पूरा नहीं करके रहेगा. Okay, so ये रहा हमारा steam power plant का layout and operation, item by item we have seen. Okay, तो पूरा item we have seen, the cold storage and ash storage area we have seen, and the steam power generating section हमने देख लिया, or this chimney part and alternator part, turbine part and feed water part, and we have seen the condenser part. This is the different parts of steam power plant, and this was the topic for today for us, and this is brought by NIMI Chennai, and I have referred NIMI का 4th semester text and principles of power system of VK Mehta, and आप गूगल पे सर्च किए तो अच्छा वीडियो दिखेगा, लर्न इंजीनियरिंग थर्मल पावर स्टेशन, कीवर्ड आप डाल सकता है, कीवर्ड. ओके, सर्च मारो गूगल पे, आप देख सकता है अच्छा वीडियो, और आप पीपीटी चाहिए तो नीचे वाला लिंक पे आप ले सकता है. ओके, सो होप इट इज क्लियर. समबडी इज आस्किंग मी. Thermal power plant comes under base load plant. Okay, it is coming under base load plant only. And diesel power plant we can tell as peak load plant. I hope I cleared everybody's doubt, and you can take this PPT if required, and we'll be joining later with the Heidel station. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you.